हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक और आधुनिक भारत में सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखिएगा, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में जहां पर जीएस पूछी जाती है, उस जीएस के टॉपिक में इतिहास यदि आपका इंक्लूड है तो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको बोला जाता है और उससे एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज उसी पर हम लोग ये पूरा का पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास क्या है, ये सभी के सभी पॉइंट हम लोग विद इन 10 मिनट क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यदि बात की जाए इसकी, सबसे पहले तो स्थापना, क्योंकि संगठन है कोई, तो उसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई? स्थापना हमारी हुई 28 दिसंबर 1885 को। 1885 और 28 दिसंबर, ये दो डेट है, एक साथ याद रखिए आप। ये डेट या तो 28 दिसंबर पूछ लेता है सीधे, कभी कभी 24, 25, 26, 28 दे देगा, या फिर 85, 86, 87। तो आप 1885 और 28 दिसंबर, ये दोनों की दोनों डेटें आप याद रखेंगे। एक साथ डेट याद रखने से मतलब ये होता है कि एग्जाम में प्रश्न आपका बिल्कुल आपसे बाहर नहीं जाएगा, कहीं पूछने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। देखिए, हम लोग इसकी हिस्ट्री का मतलब ये जानेंगे कि स्थापना कब हुई, क्या हुई। इसका इतिहास तो काफी बड़ा है, देखेंगे तो उसके लिए एक पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर लेना कम पड़ जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीज एग्जाम में पूछी जाती है उस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। संस्थापक जिनका नाम था A.O. ह्यूम, मैं हिंदी में लिख देता हूं और मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, है ना। A.O. ह्यूम, जिसको इंग्लिश में ही लिखा गया है ये, और इनका यदि फुल फॉर्म जाने इनके नाम का तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम था नाम इनका, एलन ऑक्टोवियम। देखिए, इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट हुए उस शब्द में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उसको हम लोग बेसिक को याद रखना है। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसे लिख दिया जाएगा। एलन ऑक्टोवियम ह्यूम इनका संस्थापक थे, जो नाम था पूरा, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड आप जानते हैं यूरोप का एक देश है ना। और बहुत बढ़िया से इस प्रश्न को आप समझते चलिए। इतिहास में आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, और उस आधुनिक भारत में हम लोग आज बहुत बढ़िया टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना की बात करें तो आपने पढ़ ली। अब स्थापना के साथ साथ स्थान की बात करें कि कौन सा स्थान था जहां इसकी स्थापना हुई। हर एक संस्थान का, हर एक संगठन का अपना एक विशेष स्थान होता है जहां पर उसकी स्थापना होती है। जैसे हमारा संस्थान है लिटरेचर लवर्स, एग्जाम लवर्स, तो ये प्रयागराज में कंडक्ट होता है। तो ऐसे ही ये स्थान का नाम था बम्बई। देखिए, आज उसको मुंबई बोलते हैं और उसको हम लोग पहले बम्बई बोला करते थे। बम्बई में एक विद्यालय है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय आपका। यहां पर पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसी स्थान पर ये जो स्थापना थी यहीं पर हो गई थी। ये पहले आपका बम्बई ना होकर के ये पूना होना था, पूना, जिसको हम लोग आज पुणे बोलते हैं। ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, MH महाराष्ट्र में ही पड़ता है। लेकिन ये प्लेग के कारण पूना से यहाँ का इसका अधिवेशन शिफ्ट किया गया, और शिफ्ट हो जाने के बाद फिर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। और स्थापना में आपके लगभग 70 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें संस्थापक सदस्य की बात की जाए, संस्थापक सदस्य, जो संस्थापक सदस्य थे, उन संस्थापक सदस्य में संस्थापक जो सदस्य थे उनमें से आप देखें तो सबसे पहले तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, नाम बहुत बढ़िया था, दादा भाई, है ना, ये पारसी थे। और साथ ही साथ और देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उनके साथ साथ A.O. ह्यूम, इनका भी नाम याद रखिएगा, A.O. ह्यूम, ये भी संस्थापक सदस्य थे।
और संस्थापक ना होते तो स्थापना ही कैसे इसकी होती है ना। और भी अदर सदस्य थे, लेकिन ये संस्थापक सदस्यों में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और ए हुम को लिया जाता है। वैसे तो 70 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 70 प्लस, लगभग 72 थे, है ना, 70 प्लस प्रतिनिधि थे, लेकिन इसमें जो संस्थापक सदस्य थे मेन, उनकी हमने चर्चा की, 70 प्लस प्रतिनिधि। पहला इसका जो अधिवेशन हुआ 1885 में ही, वहां पर इस संस्थापक सदस्य शामिल हुए और इनके द्वारा ही कांग्रेस जैसे एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की गई। बात करें इसके प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन आपका 1885 में हुआ, ये तो आप याद ही रख लीजिए। ये स्थान कहां था? स्थान था आपका बंबई। इसको मुंबई बोलते, लेकिन उस समय इसको बंबई बोला जाता था। यदि बात करें इनकी अध्यक्ष की, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये प्रश्न पूछा गया है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके याद रखिएगा, ये आपके कहां से संबंधित थे? कोलकाता से संबंधित है। बनर्जी, चटर्जी, बोस, ये सब ज्यादातर लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। बंबई में इसका आयोजन किया गया था और ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वो हिंदू थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, प्रथम हिंदू अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यदि बात करें दूसरे की, तो दूसरा हम लोग देखेंगे 85 के बाद साल दर साल प्रत्येक वर्ष पर इसका आयोजन होता था अधिवेशन का। तो दूसरा अधिवेशन हमारा कब हुआ? तो दूसरा अधिवेशन हमारा हुआ 1886 में। ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होते थे। स्थान की बात करें तो ये आपका कोलकाता में, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। यदि बात करें अध्यक्ष की, तो पारसी समुदाय से सबसे बड़े जो नेता थे दादा भाई नौरोजी। ये तो बनी बात है, आप जानते हैं किसी पार्टी की कोई स्थापना में सदस्य शामिल हो और बाद में वो अध्यक्ष न बने, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। ये पारसी थे। देखिए प्रश्न में कई चीजें एक साथ होती हैं, इसलिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में इनको उपाधि से नवाजा गया है। इनके द्वारा कई सारी चीजें दी गई हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इन्होंने दिया था, है ना, और ड्रेनेज सिस्टम पर इन्होंने बात की थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट और भारत में बेरोजगारी बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही, उस पर भी इनके पहली बार विचार आए थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी सेकेंड जो इसके अधिवेशन था 1886 कलकत्ता में हुआ, उसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। यदि तीसरे की बात करें, 3 तक बहुत पूछे जाते हैं शुरुआत से। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरे अधिवेशन की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 1887 और ये स्थान था आपका मद्रास। जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो तमिलनाडु को हम लोग मद्रास कहते थे। देश आजाद होने के बाद भी तमिलनाडु का नाम मद्रास रहा, फिर उसके बाद बदला गया है मद्रास। और अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी भी लिख सकते हैं, तैयब भी लिखते हैं, बदरुद्दीन तैयब। ये मद्रास में हुआ था अधिवेशन। बदरुद्दीन तैयब ये मुस्लिम थे। यहां पर हम लोग जो पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो शब्द यूज करेंगे, ये किसी धार्मिक बात को लेकर नहीं है, पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर मैं इंगित कर रहा हूं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये 3 अधिवेशन है हमारे, 85, 86 और 87। इन तीनों से बहुत प्रश्न बनते हैं। तीनों के तीनों अधिवेशन द मोस्ट हैं। और उसके बाद फिर एक ये ईसाई हुए हैं, जॉर्ज यूले, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले ईसाई हुए हैं। और इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद। ये प्रश्न पूछा गया है, जॉर्ज यूले इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था 1888 में, ये याद रखेगा। तो यहां पर हो गया हिंदू, पारसी
इसके बाद फिर मुस्लिम और ईसाई। देखिए तीनों के तीनों, चारों के चारों महत्वपूर्ण जो संप्रदाय थे उनसे व्यक्ति जोड़ करके एक प्रकार से पूरे भारत को एकजुट करने की बात की गई कि धीरे धीरे से समाज के प्रत्येक वर्ग से लोगों को जोड़ा जाएगा धर्म से, ताकि लोग एक साथ एकजुट हों और कांग्रेस को प्रभावी रूप से आगे ले जाया जाए। इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन चलते रहे, लेकिन उन अधिवेशनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है 1907, इसको सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। सूरत अधिवेशन, सूरत आपका कहां पर है ये आप अच्छे से जानते हैं। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है और गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, साड़ी के लिए जाना जाता है, कॉटन। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके थे जो रास बिहारी बोस। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहीं से कांग्रेस का विभाजन होना शुरू हुआ। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और रास बिहारी बोस गुजरात यानी सूरत में जो अधिवेशन उसके अध्यक्ष बने 1907 में, और कांग्रेस का विभाजन हो गया। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो कांग्रेस का विभाजन। और विभाजन का मतलब किसमें, विचारधाराओं में, वर्ग में होता है। तो गर्म दल और नरम दल, ये दोनों दलों में इसका विभाजन हो गया। याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, कारण यदि पूछ ले कहीं पर एक नंबर में तो गर्म दल और नरम दल में इसका विभाजन हुआ। गर्म दल यानी क्रांतिकारी विचारधारा वाले, नरम दल यानी उदारवादी विचारों के साथ हम लोग जो चली आ रही व्यवस्था उसी में सुधार करने की बात करेंगे। तो ये 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा अधिवेशन आता है 1911 का। याद रखिएगा 1911 जो अधिवेशन था वो कोलकाता अधिवेशन था। कोलकाता अधिवेशन, याद रखिएगा 1911 कोलकाता अधिवेशन था। और इस कोलकाता अधिवेशन में कारण क्या था, अध्यक्ष जो थे पंडित बिशन नारायण दर, पंडित बिशन नारायण दर कहा जाता है इनको, है ना, बिशन नारायण धर या दर इनको कहा जाता है। और इनकी अध्यक्षता में जनगण और मन पहली बार गाया गया था। जनगण मन जो भारत का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। ये पहली बार 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पंडित बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। उससे पहले भी एक प्रश्न यदि हम लोग देखें तो समझ सकते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, एक चीज और हम लोग समझ लें। 1896 का ये भी कोलकाता अधिवेशन है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई में बहुत ज्यादा अधिवेशन हुए। 1896 का कोलकाता अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय गीत को गाया गया, और राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम। याद रखेंगे आप इसको। ये 1896 का कोलकाता अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय गीत को गाया गया, और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम बढ़ेंगे 1916 में अधिवेशन ये लखनऊ में होता है। 1916 अधिवेशन लखनऊ जिसका नाम बदलने के समय बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। कैपिटल ऑफ यूपी, और लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है ना। लिखता जा रहा हूं, नवाबों का शहर है ये, और उत्तर प्रदेश की राजधानी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ करिए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण
अंबिका चरण माजूमदार। अंबिका चरण माजूमदार ये व्यक्ति थे और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का 1916 अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल समझौता हुआ। गरम दल और नरम दल के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। गरम दल मैंने बता दिया, गरम दल यानी जिसमें लाल बाल पाल, अरविंद घोष और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उनको गरम दल में रखा जाता है। और शुरुआत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और शुरुआती जो व्यक्ति थे उनके द्वारा, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थोड़ा सा तो थे, लेकिन उनसे पहले और भी बहुत सारे लोग हुए, वो उदारवादी थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सभी के सभी उदारवादी थे। गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ। ये लखनऊ अधिवेशन था, इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट या समझौता, याद रखिएगा, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के इस अधिवेशन को जाना जाता है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, यूपी के कोई एग्जाम देंगे इसमें भी पूछा जाएगा 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1916 के बाद आता है 1917, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए थे उनमें सिर्फ पुरुष अध्यक्ष हुआ करते थे। अब एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। 1917 का अधिवेशन, जो कि हमारा जो एनी बेसेंट, याद रखिएगा 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। और ये एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी अभी तक सिर्फ पुरुष हुआ करते थे और प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ कांग्रेस का। ये प्रश्न पूछा गया है, एनी बेसेंट 1917 कांग्रेस अधिवेशन, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम लोग कोई चीज पढ़ें तो प्रयास करें कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट क्लियर करें। इसके बाद 1917 के बाद कांग्रेस का सीधा अधिवेशन हम लोग चलते हैं 1924 पर। 1924 जिसको बेलगांव अधिवेशन कहा जाता है। बेलगांव अधिवेशन ये इसलिए प्रसिद्ध है बेलगांव अधिवेशन क्योंकि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे 1924 में। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको कहा जाता है। और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की, ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1924 कांग्रेस अधिवेशन। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बेलगांव ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। कर्नाटक है ना, साउथ का एक स्टेट है कर्नाटक। बेंगलोर जिसकी कैपिटल, सिलिकॉन वैली जिसको कहा जाता है, कर्नाटक में ही आपका ये बेलगांव स्थित है। और उसी बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे देखेंगे हम लोग। 1924 हो गया। 1924 के बाद एक महत्वपूर्ण जो समय आता है वो 1925। ये जो पेपर में पूछे गए प्रश्न है, सरोजनी नायडू, याद रखिएगा 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। ये कानपुर में होता है, कानपुर उत्तर प्रदेश है ना, मैनचेस्टर कहा जाता है उत्तर भारत का। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष था उनका। प्रथम, देखिए यहां पर मैं दिखा दूंगा आपको, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन यदि हम आगे देखें तो ये प्रथम भारतीय महिला, यानी वो सिर्फ महिला थी, वो विदेशी थी, आयरलैंड की थी। यहां पर हम लोग थोड़ा सा जोड़ लेंगे, एनी बेसेंट ये आयरलैंड से थी, आयरलैंड की महिला थी। और ये भारतीय आंदोलन में जुड़ी रही। भारत की आजादी में भी इन्होंने होम रूल लीग और बहुत सारे अपने आंदोलनकारी कहें क्रांतिकारी विचारों से भारत के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजनी नायडू को ये गौरव प्राप्त हुआ। सरोजनी नायडू जिनका आज जन्मदिन भी है, याद रखिएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर आज इनका जन्म है। राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का इनको गौरव प्राप्त है। 1925 कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करती हैं। आगे हम लोग देखें 1925 के बाद कांग्रेस का सीधे 1929 का अधिवेशन आता है, जो लाहौर अधिवेशन के नाम से प्रसिद्ध है। लाहौर कहाँ है आप जानते हैं, पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। उस समय अखंड भारत में था हमारे।
1947 से पहले ही भारत में ये सब चीजें हुआ करती थी। तो अध्यक्ष इसके जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री अब तक रहने का इनको गौरव भी प्राप्त है। जवाहरलाल नेहरू 1929 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और लाहौर ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये कहां पर हुआ था? रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन 1929। और इसमें जो घोषणा की गई वो घोषणा ये थी कि अब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस। ये देश आजाद होने से पहले की बात थी। स्वतंत्रता दिवस तो बाद में फिर हमारा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उसके बाद मनाना शुरू हुआ, है ना, इंडिपेंडेंट डे, आईडी यानी इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। ये आप लाहौर अधिवेशन से पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए 1929 तक हम लोग आ जाते हैं। अब ये वो दौर आता है जब सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष, है ना, 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष 1939 हरिपुरा और त्रिपुरी, ये हरिपुरा का था और ये त्रिपुरी अधिवेशन था। जो इसी त्रिपुरी अधिवेशन में कुछ विवाद हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। हरिपुरा अधिवेशन इस्तीफा दे दिया किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, याद रखिएगा, ये तो लिखना ही भूल गए हम लोग। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जो अघोषित अखंड भारत के प्रधानमंत्री पहले होने का गौरव इनको कहा जाता है। ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता, उसमें ये कांग्रेस में कुछ विवाद होने की वजह से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज, ये दो महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना करते हैं। इनको भी आप याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज। इनके जन्म दिवस को पेपर में बहुत पूछा जा रहा है क्योंकि कर्तव्य पथ पर इनका एक स्टैच्यू भी लगा दिया गया है और साथ ही साथ 23 जनवरी को इसके बारे में आप जानते चलें, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, ये पहले इनकी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जयंती हुआ करती थी, अब भारत सरकार द्वारा इसको 2020 से पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 39 हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 1940। 1940 से लेके 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सबसे लंबे समय तक। 2 पॉइंट इसमें बनते हैं। सबसे कम उम्र, इनकी सबसे कम उम्र थी उस समय, लगभग 40 वर्ष के थे, और सबसे ज्यादा समय तक, याद रखिएगा। 2 पॉइंट इसमें याद रखना है आपको। सबसे ज्यादा समय लगभग 40 वर्ष थी और सबसे कम लगभग 6 साल से ज्यादा, 6+ ईयर इनको कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त है स्वतंत्र भारत से पहले। 1946 के बाद जब देश में 1947 को 15 अगस्त 1947 याद रखिएगा स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत। तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1947 में, वो याद रखिएगा 1946 और 47 इसमें लिखा जाता है JB कृपलानी। ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत सारे लोग डाउट हो जाते हैं। JB कृपलानी, सुचेता कृपलानी की ये पति थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने को उनको गौरव प्राप्त है। JB कृपलानी, है ना। बाद में ये दूसरी पार्टी बना लेते हैं स्वतंत्र भारत होने के बाद, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद जो 1946 के बाद 47 का जो अधिवेशन है वो JB कृपलानी की अध्यक्षता में ही किया गया था। और लास्ट यदि देखें तो 1947 के बाद पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी
सीतारामैया, ये वही व्यक्ति थे जिनको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इनकी हार मेरी हार है, और इसी हार को लेकर के विवाद हो गया था, और इसी वजह से फिर महात्मा गांधी जी की बात से लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, और फाइनली फिर कांग्रेस से उन्होंने मुंह मोड़ लिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, और बाद में फिर उन्होंने अपना अलग एक संगठन बनाने का काम किया। तो ओवरऑल ये 1947 तक कांग्रेस का पूरा इतिहास हो गया। 1947 के बाद फिर यहां पर देखा जाए तो 1947 से 2022 तक ये एक पार्टी के रूप में होगी। उस समय सिर्फ ये संगठन हुआ करता था देश के सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं का। धीरे धीरे ये पार्टी बन गई, और पार्टी जब महात्मा गांधी जी ने इसको कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भंग क्रॉस का मतलब भंग करने की बात की महात्मा गांधी ने। प्रश्न पूछा गया है कि किसने भंग करने की बात की थी, तो महात्मा गांधी जी ने इनको भंग करने की बात कही थी। किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी और बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात को महात्मा गांधी जी की बात ना मानकर उन्होंने आगे बढ़ाया, और इसको फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी के रूप में चुनाव में उतारा। और फिर आगे आने वाले समय में धीरे धीरे फिर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बढ़ा देश भर में। उसकी जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज्यादा समय लगभग 17 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, इंदिरा गांधी जी आई, उसी बीच में एक दो लोग और आए, फिर राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी जी के बाद फिर अभी बाद में हमारे अंत तक 2004 से 14 तक भी कांग्रेस की सरकार रही, यानी कांग्रेस का भारत में बहुत लंबा शासन रहा। कांग्रेस का जो अपना इतिहास है एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी 1885 को स्थापना हुई इसकी। कब? 1885 को, और अभी तक 2023 आज चल रहा है। आप समझ सकते हैं, मिला लीजिए कितना समय हो गया, 15 और 22, यानी लगभग 138वां स्थापना दिवस मना चुकी है। 138वां स्थापना दिवस इसका मन चुका है। ये बहुत पुरानी पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको आप याद रखिएगा। आई होप कि ये पूरी की पूरी कांग्रेस की कहानी और कांग्रेस से संबंधित फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। इसमें एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं जो कि हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए, ये फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। बाय द वे मुझे लगता है थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, मैं इसको भी बता देता हूं ताकि आप भूल ना पाए। ये यहां पर हो गया। यदि बात करें गवर्नर जनरल की, यहां पर हम लोग एक चीज भूल गए थे, इसको लिखते हैं। ये पेपर में पूछा गया है गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो आप याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इसको भी आपको याद रखना। लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक डूबने की कगार पे, इन्होंने विरोध किया था लेकिन इन्होंने सहयोग भी किया कि कम से कम कुछ लोगों को अपने बस में कर लिया जाए, जो जनता बहक रही है वो अपने अंडर में बनी रहे, और कांग्रेस का जो विरोध है वो एक प्रकार से सिर्फ जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर में बना रहे। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे फिर डेवलप हो गई, और फाइनली फिर कांग्रेस ने अपना जो व्यक्तित्व और समाज के बीच अपना एक विशेष एजेंडा अपनाया, और उसके बाद स्वतंत्र भारत का सपना साकार हुआ, और फाइनली फिर भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो ये आज की कहानी इतनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। आई होप कि ये पूरी की पूरी बात, पूरी जो डेट और डिटेल आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।